जिंदगी एक नया रंग लाती है जब एक बच्चा पैदा होता है, मगर सोचिए क्या होगा अगर उस रंग को खुद ही इंसान मिटा दे। आज के मॉडर्न दौर में भी इंडिया और पाकिस्तान जैसे माशरों में बेटियों का कत्ल एक आम मसला है। ये सिर्फ एक फेटिसाइड नहीं बल्कि एक इंसानियत का कत्ल है। ये मसला पुराने रिवाजों, मज़ाहिब की गलतफहमियों और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से बढ़ता जा रहा है। माँ बाप अपनी बेटियों को एक बोझ समझने लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो बेटियों की अहमियत को नहीं समझता। लेकिन सवाल ये है कि ये मसला कब शुरू हुआ? क्या वजह थी जो एक माँ जो जिंदगी देती है वो ही अपनी बेटी की जिंदगी छीन लेती है? क्या इसके पीछे सिर्फ गरीबी है या फिर कोई और गहरी वजह छुपी है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मसले को कैसे रोका जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये कहानी हर उस माँ बाप की है जो अपनी बेटी को पैदा होने से पहले ही खो देते हैं। ये कहानी सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की नहीं है, मगर पूरी दुनिया के उन इलाकों की है जहाँ बेटियों की जिंदगी को कम अहमियत दी जाती है। चलिए इस मसले को गहराई से समझते हैं और इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेटियों का कत्ल या फीमेल फीटोसाइड एक ऐसे मसले की तस्वीर है जो पास्ट के गहरे जख्मों का हिस्सा है। ये मसला कोई नई बात नहीं है बल्कि इसकी जड़ें पुराने जमाने तक जाती हैं। साउथ एशिया में बेटियों के साथ नाइंसाफी की कहानी कई सदियों से लिखी जा रही है। अगर हम हिस्ट्री पे नजर डालें तो ये मसला 18th और 19th सेंचुरी में और उभर के सामने आया। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड एक बहुत बड़ा मसला था, खासकर राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ इलाकों में। उस वक्त ये मसला जहेज के बहुत ज्यादा डिमांड और मर्दों के लिए ज्यादा वॉर लाइक माहौल की वजह से बढ़ता गया। 20th सेंचुरी में मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे अल्ट्रासाउंड और जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट के आने के बाद ये मसला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। 1970s और 1980s के दौरान जब अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कॉमन हुआ तो सिलेक्टिव अबॉर्शन का ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि गांव और पिछड़े इलाकों तक भी पहुंच गया। पाकिस्तान में भी ये मसला पुराने जमाने से मौजूद है, जहां पैट्रियार्कल सोच और मर्दों के लिए सोशल प्रेफरेंस ने बेटियों के साथ नाइंसाफी को बढ़ाया है। 20th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में और 21st सेंचुरी के आगाज में ये मसला मेडिकल टेक्नोलॉजी के मिसयूज की वजह से और भी गहरा होता गया। आज के जमाने में इंडिया और पाकिस्तान में फीमेल फेटिसाइड एक बहुत बड़ा सोशल और मॉरल क्राइसिस बन चुका है। ये मसला सिर्फ एक कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो तालीम की कमी, इकोनॉमिक प्रेशर और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से और बढ़ता गया। इस मसले की गहराई को समझने के लिए हमें इसके पास्ट हिस्ट्री पर नजर डालनी होगी और ये समझना होगा कि ये एक पर्सनल इशू नहीं है बल्कि एक पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव फेलियर है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्द को घर का मालिक और खानदान का वारिस समझा जाता है, जबकि बेटियों को पराया धन कहा जाता है। गरीबी के शिकार लोग बेटियों को बोझ समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जहेज का खर्चा उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तबाह कर देगा। खानदान और समाज का प्रेशर माँ बाप को मजबूर कर देता है कि वो सिर्फ बेटे की चाहत करें। मुझे तो अपने पड़पोते का इंतजार है। मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है। अपने पड़पोते का मुंह देख लो, मेरा सहारा बनेगा और मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखेगा। So sweet. अक्सर माँ बाप इसलिए लड़कियों का कत्ल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके पास बेटा नहीं हुआ तो उनका स्टेटस सोसाइटी में कम हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान में अल्ट्रासाउंड का गलत इस्तेमाल इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। इंडिया के कुछ शहरों में जैसे गुड़गांव, जयपुर और लुधियाना में इल्लीगल क्लिनिक्स मौजूद हैं जो जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ हॉस्पिटल्स और इल्लीगल क्लिनिक्स अल्ट्रासाउंड सर्विसेज ऑफर करते हैं जहाँ माँ बाप अपनी बेटियों का कत्ल करने का फैसला करते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई? मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी ने इस मसले को और ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन असल में ये मसला एक मेंटल माइंडसेट का है जो समाज के हर एक तबके में देखा जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इस मसले का सबसे बड़ा सबब एक बायस्ड माइंडसेट है जो माँ बाप को अपनी बेटियों को एक लायबिलिटी समझने में मजबूर कर देता है। ये प्रॉब्लम उन इलाकों में ज्यादा शिद्दत से सामने आती है जहाँ लोग सिर्फ बेटे के लिए दुआ करते हैं और बेटियों की पैदाइश को एक बदनामी या मसला समझा जाता है। बेटियों का कत्ल सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि पूरी सोच का नतीजा है जो सदियों से हमारे माशरे में घेरी हुई है। इस प्रॉब्लम के पीछे के समाजी, सकाफती और मजहबी वजह हैं। सबसे पहले जहेज का सिस्टम। जहेज का सिस्टम बेटियों के कत्ल की सबसे बड़ी वजह है। माँ बाप को लगता है एक बेटी की शादी के लिए जहेज देना उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में शादी के टाइम जहेज की डिमांड करना एक आम रिवाज है। इस सिस्टम की वजह से माँ बाप अपनी बेटियों को एक बोझ समझते हैं। एक गरीब माँ बाप जो अपने गुजारे के लिए भी मुश्किल से कमाते हैं, उनके लिए जहेज का खर्चा करना नामुमकिन लगता है। ये सोच उन्हें ये फैसला करने पे मजबूर करती है कि बेटी के पैदा होने से पहले ही उनका कत्ल कर दिया जाए। दूसरा, बेटा वारिस है। हमारे माशरे में बेटे को घर का वारिस और माँ बाप का सहारा समझा जाता है। लोगों का मानना है कि बेटा खानदान का नाम बढ़ाता है और माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करता है। बेटियों को अक्सर पराया धन कहा जाता है क्योंकि शादी के बाद वो अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है। इस बायस सोच की वजह से माँ बाप सिर्फ बेटे की चाहत करते हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो उसका कत्ल कर देते हैं।
तीसरा, मजहबी गलतफहमियां। कई लोग मजहब के गलत कॉन्सेप्ट को इस मसले का जरिया बनाते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार बेटा करता है, जो लोगों को लगता है कि बेटियों से नहीं हो सकता। इसी वजह से लोग बेटियों को सेकेंडरी समझते हैं। मुस्लिम माशरों में भी कई लोगों का गलत तस्वुर है कि बेटा ही माँ बाप का सहारा बन सकता है, जबकि इस्लाम के मुताबिक बेटियां एक रहमत हैं। ये गलत फहमियां लोगों की सोच को और बिगाड़ देती हैं। चौथा, तालीम की कमी। तालीम की कमी इस मसले का जड़ है। गांव और पिछड़े इलाकों में लोग अब भी मॉडर्न तालीम से दूर हैं। वो ये नहीं समझते कि बेटियां भी बेटों के बराबर हो सकती हैं, अगर उन्हें सही तरह से तालीम और मौके दिए जाएं। तालीम के बगैर लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते और पुराने रिवाजों का हिस्सा बनकर रहते हैं। पांचवा, इकोनॉमिक प्रेशर और पॉवर्टी। गरीबी भी बेटियों के कत्ल की एक बड़ी वजह है। माँ बाप को लगता है कि बेटियों की परवरिश और उनकी शादी का खर्चा एक बोझ बन जाएगा। वो ये समझते हैं कि बेटा होगा तो वो घर के लिए कमाएगा, जबकि बेटी सिर्फ घर छोड़ के चली जाएगी। इकोनॉमिक प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशंस माँ बाप को इस पॉइंट पर ले आती हैं कि वो अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दें। असल सवाल ये है, क्या मजहब बेटियों के कत्ल को सपोर्ट करता है, और अगर नहीं तो लोग मजहब का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस्लाम के मुताबिक बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने बेटियों की परवरिश को एक जन्नती अमल करार दिया। उन्होंने फरमाया, जिसने अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इस्लाम बेटियों को इज्जत और शफकत के साथ देखता है, लेकिन मजहबी टीचिंग्स के बावजूद कई मुस्लिम माशरे उन गलत रिवाजों का शिकार है जो बेटियों के कत्ल को बढ़ावा देते हैं। अक्सर लोग इस्लाम के नाम पर अपनी पेट्रियार्कल सोच को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुरान और सुन्ना इस बात की मुखालिफात करते हैं। हिंदू धर्म में भी बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि जैसे सेलिब्रेशंस बेटियों की अहमियत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक और एस्पेक्ट ये है कि हिंदू रिचुअल्स में अंतिम संस्कार बेटा करता है, जो एक कल्चरल प्रेशर क्रिएट करता है कि बेटा होना जरूरी है। कुछ हिंदू फैमिलीज बेटियों को बोझ इसलिए समझते हैं क्योंकि जहेज का सिस्टम हिंदू सोसाइटी में डीपली रूटेड है। ये कॉन्ट्रडिक्शन समाज में आता है जब एक तरफ बेटियों की पूजा होती है और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी छीन ली जाती है। इस्लाम से पहले के अरब माशरे में बेटियों का कत्ल एक आम रिवाज था। लोग बेटियों को जिंदा दफना देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटियां उनके लिए इज्जत का नुकसान है और फाइनेंशियल बर्डन है। कुरान ने इस बर्बरती की सख्त मुखालिफात की और फरमाया, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस जुर्म में उसे मारा गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ माशरे अब भी उन्हीं पुरानी रिवाजों का शिकार है जो इस्लाम ने खत्म करने की कोशिश की थी। इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों रिलीजन्स बेटियों को इज्जत और अहमियत देते हैं, मगर लोगों की सोच और समाजी प्रेशर्स ने इन टीचिंग्स को पीछे छोड़ दिया है। अगर लोग मजहब को सही तरह से समझें और उसका अमल करें तो ये मसला हल हो सकता है। रिलीजन बेटियों की इज्जत और उन्हें जीने का हक देने की तालीम देता है, लेकिन जब तक हम अपनी सोसाइटी की सोच और प्रेशर्स को नहीं बदलेंगे, मजहब की असली टीचिंग्स का असर हमें नहीं मिलेगा। बेटियों का कत्ल सिर्फ एक समाजी मसला नहीं है, बल्कि एक कानूनी और इंसानी हकूक का भी इशू है। इंडिया और पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स ने इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कई रूल्स बनाए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कानून का असर इतना नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। इंडिया में बेटियों के कत्ल को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT एक्ट 1994। ये कानून जेंडर डिटर्मिनेशन और फीटिसाइड को इलीगल बनाता है। इसके मुताबिक किसी भी डॉक्टर या क्लिनिक को जेंडर रिवील करना मना है। अगर कोई इस कानून के खिलाफ जाए तो उसे जेल और फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं। दूसरा एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये कानून जहेज की डिमांड करने को मना करता है, लेकिन अफसोस ये रिवाज अब भी गहरे माशरे का हिस्सा है। लेकिन ये कानून तभी काम करते हैं जब उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। कई बार लोग करप्शन और इलीगल अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स के जरिए इस कानून के खिलाफ जाते हैं। पाकिस्तान में भी बेटियों के कत्ल और जहेज के खिलाफ कानून मौजूद हैं, जैसे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑर्डिनेंस 2002। ये ऑर्डिनेंस इलीगल जेंडर डिटर्मिनेशन और सिलेक्टिव अबॉर्शंस को रोकता है। दूसरा डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976। ये कानून जहेज की लिमिट सेट करता है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी कमजोर है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड, फीमेल फीटिसाइड एक क्रिमिनल एक्ट है जो कानून के मुताबिक कत्ल के बराबर है और इस पर सख्त सजा दी जाती है। पुलिस का रोल कानून को इन्फोर्स करने में अहम है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पुलिस इलीगल अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पर रेड करती है और जो लोग जेंडर डिटर्मिनेशन और फीमेल फीटिसाइड में शामिल होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो पुलिस को अपना काम करने से रोकती है। पहला, करप्शन। इलीगल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स अक्सर पुलिस को रिश्वत देकर बच जाते हैं। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग खुद ये नहीं समझते कि ये एक जुर्म है, पुलिस पर केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते। तीसरा, सोशल प्रेशर। गांव और पिछड़े इलाकों में लोग अपनी बेटियों के कत्ल को एक पर्सनल मैटर समझते हैं, इसलिए पुलिस तक बात नहीं पहुंचती। और चौथा, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। पुलिस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की कमी है जो उन्हें इन क्राइम्स को ट्रेस करने से रोकती है। इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA और यूरोप में जेंडर इक्वालिटी और फीमेल राइट्स पर ज्यादा काम किया जाता है। वहाँ जेंडर डिटर्मिनेशन और सिलेक्टिव अबॉर्शन पर सख्त पाबंदियां हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी मजबूत है, लेकिन ये तभी
मुमकिन हुआ जब एजुकेशन और अवेयरनेस पर काफी रिसोर्सेज लगाए गए। कानून के साथ साथ एनजीओज और सोशल वर्कर्स का किरदार भी अहम है। दोनों मुल्कों में कई एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो लोगों को बेटियों की अहमियत समझाते हैं, कानून की अवेयरनेस देते हैं और करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करते हैं। कानून और पुलिस का रोल इस मसले के हल में बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक सोसाइटी और इंडिविजुअल्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, कानून अकेला इस प्रॉब्लम को नहीं रोक सकता। फीमेल फीटिसाइड का मसला सिर्फ एक पर्सनल या लोकलाइज्ड इशू नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल और ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। डेटा और स्टैटिस्टिक्स हमें इस मसले की गहराई और असर समझने का मौका देते हैं। इंडिया में फीमेल फीटिसाइड का मसला बहुत गहरा है और ये डेटा इस बात का सबूत है। सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा और पंजाब में ये रेशियो 830 से 850 फीमेल्स पर 1000 मेल्स तक गिर गया। 1991 से 2011 तक फीमेल पॉपुलेशन में 13% की कमी देखी गई है। ये ट्रेंड टेक्नोलॉजी और इलीगल क्लिनिक्स के ज्यादा यूज की वजह से हुआ। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में हर साल 4 से 5 मिलियन इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं, जिसमें से बहुत सी प्रेगनेंसीज टर्मिनेट की जाती हैं। ये सब कुछ कानून के होने के बावजूद हो रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। पाकिस्तान में भी फीमेल फीटिसाइड का मसला काफी सीरियस है, लेकिन एक्यूरेट डेटा की कमी इस प्रॉब्लम को और भी मुश्किल बनाती है। पाकिस्तान का सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, लेकिन कुछ इलाकों जैसे पंजाब और सिंध के रूरल एरियाज में ये रेशियो और भी कम है। गटमेशर इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 2.2 मिलियन अबॉर्शंस होते हैं, जिसमें कई केसेस फीमेल फीटिसाइड के होते हैं। फीमेल फीटिसाइड ज्यादा उन इलाकों में होता है जहां पैट्रियार्कल नॉर्म्स और जहेज का प्रेशर ज्यादा होता है। फीमेल फीटिसाइड सिर्फ साउथ एशिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ और मुल्कों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान फीमेल फीटिसाइड काफी बढ़ गया था। 2010 के सेंसस के मुताबिक चाइना का ओवरऑल सेक्स रेशियो 926 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था। 1990s में साउथ कोरिया का रेशियो भी काफी डिस्टर्ब था, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉज और अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से अब ये मसला काफी कम हो गया है। आर्मेनिया और अज़रबैजान जैसे मुल्कों में भी फीमेल फीटिसाइड एक प्रॉब्लम है, जहां कल्चरल प्रेफरेंस मेल के लिए ज्यादा है। यूएन और WHO के मुताबिक हर साल दुनिया भर में लगभग 140 मिलियन लड़कियां जेंडर बेस्ड अबॉर्शन की वजह से दुनिया में आने से पहले ही मार दी जाती हैं। ये एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है, जो हमें ये समझाने पर मजबूर करता है कि ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस है। सबसे पहला और बहुत जरूरी स्टेप एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना। जब तक लोगों को इस मसले की हकीकत का नहीं मालूम चलता, तब तक वो अपने फैसले गलत तरीके से लेंगे। तालीम से लोग समझ सकते हैं कि बेटियां भी उतनी ही अहमियत रखती हैं जितने के बेटे। स्कूल्स में जेंडर इक्वालिटी और फीमेल एम्पावरमेंट पर प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये प्रोग्राम्स बच्चों को छोटी उम्र में सिखा सकते हैं कि लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबर का हक देना चाहिए। गांव और शहरों में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए जो लोगों को इस मसले की सीरियसनेस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझा सकें। कानून की मजबूती और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जब तक कानून को सच में अमल में नहीं लाया जाता, तब तक ये मसला कम नहीं हो पाएगा। एग्जिस्टिंग लॉज जैसे PCP NDT एक्ट और PNDTO को प्रॉपरली इन्फोर्स करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को इलीगल अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स और जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी। पुलिस और मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर करप्शन का खात्मा करना होगा। अगर क्लिनिक्स को रिश्वत मिलती है और इलीगल काम चलते हैं, तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन असर नहीं करेगा। जिन्होंने फीमेल फीटिसाइड किया है, उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस गलत काम से बच सकें। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक इस मसले को रोकना बहुत मुश्किल होगा। हमारी सोसाइटी को जेंडर इक्वालिटी को एम्ब्रेस करना होगा। बेटियों को बराबर का हक देना होगा, चाहे वो तालीम हो, करियर हो या किसी भी और फील्ड में। काफी बार लोग इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से लड़कियों को अबॉर्ट करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट बनाएं, तो ये फैसला उनका हम बदल सकते हैं। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन लड़कियों के लिए। एनजीओस को लोकल लेवल पर प्रोग्राम्स चलाने होंगे जो फैमिलीज को बेटियों के लिए फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दें। ये सपोर्ट उन्हें बेटियों को पैदा करने और उनकी परवरिश करने में मदद कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो ये मसला आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आप कैसे इस मसले को रोक सकते हैं? क्या आप अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने में मदद कर सकते हैं? सोचने की बात यह है कि हर छोटी बात, हर छोटा कदम और हर जिंदगी का फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये मसला अभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो सोचिए कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस मसले से अफेक्ट हो रहे हैं। आज से हर एक कदम जो आप उठाएंगे, वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ होगा। इस वीडियो को फिर से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सोचिए कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे बदल सकते हैं। हर लड़की का हक है दुनिया में आने का। क्या हम उस हक को उन तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं?